वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की कि जनरल साइंस कैसे हमने पढ़ना है एचपीएससी, टीओ और एटीओ एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको हम समझते चलते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसकी रणनीति है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमें उसकी इंपॉर्टेंस जाननी जरूरी है सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप देखो पेपर 2 के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। उन्होंने मेंशन कर दिया भाई, अब जनरल नॉलेज में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, बहुत सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पर उन्होंने एवरीडे साइंस मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स जो है पक्के हो गए कि 100 में से 10% पेपर जो है, मिनिमम 20% भी आ सकता है, मिनिमम 10% पेपर तो एवरीडे साइंस से आएगा ही आएगा। तो आप देखो पेपर 3 में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया भाई चैप्टर 1 से 8 पढ़ लो, ठीक है, तो आपका पूरा पेपर 3 आप स्पेसिफिक है। पेपर 2 में उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, कोई सिलेबस नहीं दिया, बस लिख दिया जनरल नॉलेज विद एवरीडे साइंस। तो अगर हमने दिया है कि एवरीडे साइंस आएगा तो हम क्यों ना इसको अच्छे से तैयार कर लें और इस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें हम। ठीक है, 10-20% पेपर आपका पक्का हो गया। अब सवाल ये उठता है कि एवरीडे साइंस करें तो करें कैसे, करें तो करें क्या। ठीक है, उसके लिए आपको क्या देखना है, उसके लिए आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर 2011 में हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा टाइम हो गया है तो चीज़ें चेंज हो जाती है टाइम के साथ। तो अब हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी समझेंगे और उसके साथ नए पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं पेपर में, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, देखो अब क्वेश्चन क्या है, विच एक्सप्लेन दी फॉलोइंग ग्लोबल वार्मिंग, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉज ऑफ मोशन, मिल्की वे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बात ये आती है कि ग्लोबल वार्मिंग और जो मिल्की वे है, आप ज्योग्राफी से भी आंसर दे सकते हो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग और मिल्की वे आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। मेन जो मुद्दा बनता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, अगर आपने पढ़ा हुआ है इनके बारे में तो आप लिख सकते हो, पर बात ये होती है कि आपको समझ आए। लॉज ऑफ मोशन आपको आते होंगे पर लिखने नहीं आते होंगे, आपको टेक्निकल वर्ड्स में लिखना है उनको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने टेक्निकल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, तो आपको समझ होगी कि क्या होते हैं फर्स्ट, ठीक है, पर उसको लिखना कैसे है ये चीज मेन है, इसी में फर्क पड़ेगा। और आधे आधे नंबर से ही रैंक का जो है आगे आगे पीछे होगा, रैंक जो है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में फर्क पड़ेगा। तो इसी चीज का हमें यही चीज हमें समझनी है कि क्या इंपॉर्टेंस है जनरल साइंस की। जनरल 10 मार्क्स तो आपके पक्के ही हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हो। और आप एक चीज और नोटिस करो क्वेश्चन पेपर से कि बहुत टेक्निकल नहीं जा रही है। लॉज ऑफ मोशन में फिजिक्स का आपको ऐसे ही इन्होंने न्यूमेरिकल नहीं दे दिया कोई कि आपसे पूछे लॉज ऑफ मोशन बताओ क्या होते हैं, सिंपल। तो अगर आपके पास, अब हम आके डिस्कस करेंगे आपने क्या करना है, अगर आपने वो कर लिया तो आपका पेपर जो है जनरल साइंस का तैयार है, पूरा अच्छे से आपका जनरल साइंस का पेपर तैयार है। तो अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको जो है हम पढ़ें क्या। ठीक है, तो जनरल साइंस के अंदर 3 चीजें आती हैं जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन चीजों को आपने पढ़ना है। अब जनरल साइंस लिखा है, आप इस चीज का ध्यान दें, एवरीडे साइंस इन्होंने लिखा है पेपर में, ठीक है, एवरीडे साइंस होती है अप्लाइड साइंस, ठीक है, तो इसलिए आपको क्या पढ़ना है, बुक उन्होंने कोई नहीं बताई, सिलेबस उन्होंने कुछ नहीं बताया, डिटेल्ड सिलेबस उन्होंने कहीं नहीं दिया, तो इसलिए हमने इसको इन्फर करना है अपने आप से, हमने अपने आप समझना है उस चीज को कि क्या पूछ सकते हैं वो। और इसी में ही यही आर्ट है, अगर आपने गलत बुक उठा ली तो आप जो है घूम जाओगे, आपका पेपर में एफर्ट तो उतना ही लग जाएगा बट आपको पेपर में रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉलेज आपकी जरूर बढ़ सकती है बट पेपर में आपको फायदा नहीं होगा। पेपर में अगर आपको फायदा लेना है तो आपने सही बुक को हिट करना है, ठीक है, तो हम आपको वही बताना चाह रहे हैं कि आपने कौन सी बुक पढ़नी है। आपने सिंपल आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी उठानी है, ठीक है, उसमें ये टॉपिक्स है, 12 टॉपिक्स हैं। अब आपने इनका ओवरव्यू लेना है। आपने एक चैप्टर पढ़ा है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स, तो उसमें से आपने थीम सेलेक्ट करने हैं, वो थीम्स आपने चुने, उन पे आपने पैराग्राफ्स प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपने पैराग्राफ जो है प्रिपेयर करने हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे फिर, क्योंकि इनमें क्या है, जैसे अब पहला चैप्टर 14 पेज का है तो आप पेपर से पहले 14 पेज थोड़ी पढ़ सकते हो। आपके पास कुछ 3-4 पेज में, 2 पेज में कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, कुछ आंसर्स लिखे होंगे, वही अगर आप पेपर में डिलीवर कर पाए तो आपका तैयार है पेपर, ठीक है। ऐसे ही आपने करना है क्योंकि आपको ना आता होगा व्हाट इज, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, तो आपको अगर मैं अभी पूछूं कि व्हाट इज मैटर, आप मुझे आंसर दें
तो आप मुझे समझा दोगे कि मैटर सर ये होता है कि पेन भी मैटर है, फोन भी, मोबाइल फोन भी मैटर है, ठीक है। तो पर आप लिख नहीं पाओगे कि टेक्निकल वर्ड्स में हम क्या लिखें, ठीक है। इसी चीज को हमने समझना है कि हम क्या लिखें। नेक्स्ट चीज जो आप पढ़ोगे वो आपने क्या करना है, क्लास 10th की, 9th और 10th की जो है एनसीईआरटी आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो उसको, उसके अलावा मत कुछ पढ़ो। एवरीडे साइंस जो है, अगर आप मेरी यकीन मानिए, अगर आपने इसको पढ़ लिया 9th और 10th की एनसीईआरटी को, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सारा कुछ जो पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब कवर्ड है। और इसमें आपने बहुत टेक्निकल नहीं जाना, इसमें जैसे कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स दिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स दिए हैं, बायोलॉजी बहुत डेप्थ में है, आपने उसके बेसिक्स जो है वो पकड़ने हैं। उस पर पैराग्राफ्स क्या है आपने उसको ऐसे पढ़ना है कि पेपर में क्या पूछ सकते हैं, ये इस तरह से आपका जो थॉट है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बात करें क्लास 9th की, तो उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु, ठीक है, टिश्यूज, उत्कों, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता। तो ये चीजें जो है आपने देखनी है, ये 9th की एनसीईआरटी होगी। और जो है ये 10th की है, मोशन, फोर्सेस एंड लॉस। अब क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आया था कि नहीं आया था, लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा लॉज ऑफ मोशन। यहीं से ही अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो आप क्यों नहीं, क्या रीजन है कि नहीं लिख पाओगे आंसर, कोई रीजन नहीं है कि आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हमने बहुत स्टैंडर्ड चीज बताई है, बहुत अच्छी आपको चीज बताई जो आपने करनी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम करें क्या। अब हमें आंसर राइटिंग सीखनी है तो क्या करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने कार ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है। अगर एक बंदा है आपको कार के बारे में बताता है कि भाई थार है, थार के अंदर ये फीचर्स है, 4 व्हील ड्राइव है, इतने इसमें सीसी का इंजन है, 2000 सीसी का इंजन है, तो क्या आपको कार ड्राइविंग आएगी? क्या आपको कार ड्राइविंग नहीं? आपको पता लग जाएगा कार के बारे में सारा कुछ, पर आपको ड्राइविंग तो नहीं आएगी ना। कार ड्राइविंग आपको कैसे आएगी? सिंपल सा सवाल है, कार चलाने से आएगी। किसी छोटे बच्चे से आप पूछ लिया मैंने कार सीखनी है, तो आपको कार का स्टीयरिंग व्हील पकड़ाएंगे ना वो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने आंसर राइटिंग सीखनी है तो आपको पढ़ना नहीं है ज़्यादा, आपने लिखना है। जितना आप हाथ जो है आप अपना लगाओगे, जितने आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, उतनी आपको आंसर राइटिंग आती जाएगी। लोग क्या सोचते हैं कि हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली आंसर राइटिंग में एफर्ट लगता है, आंसर राइटिंग में मेहनत लगती है। पढ़ना आसान है, पर पेपर में क्या आपसे पढ़ने का कंपटीशन है, आपको वहां पर जाके पढ़वाएंगे वो नहीं, आपसे लिखवाएंगे वो। तो आपने उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। स्टैमिना होता है, अगर हमारा 3 घंटे का पेपर है तो आपके 5 घंटे हाथ में लिखने का स्टैमिना होना चाहिए कि आप 5 घंटे लगातार लिख सकते हो, तब आपकी एफिशिएंसी जो है 3 घंटे की आएगी। इतना दम होना चाहिए। हमारे को एक आईएएस ऑफिसर जानते हैं जिन्होंने जो 3, जैसे यूपीएससी के पेपर में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, 6 आवर्स के, तो वो 10 घंटे लगातार लिखते थे कि हम 6 घंटे जो है वो लिखें। 6-10 घंटे लिख पाएंगे तभी हम पेपर में 6 घंटे लिख पाएंगे। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होते हैं, आपकी सीटिंग प्लान, पेपर कहीं और है, आपका क्या हो सकता है, तबियत भी खराब हो सकती है उस दिन कुछ भी हो सकता है ऑन अ गिवन डे। तो एफिशिएंसी जो है 80-85% आती है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा की आप प्रैक्टिस कर सकोगे तो आप कम लिख पाओगे। अगर आप कम की प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या करोगे पेपर में, फिर आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए हमारा फोकस जो है आंसर राइटिंग पे है। बार बार हमारा फोकस यही है कि हम उसको आंसर राइटिंग के थ्रू ही सिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट चीज में हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन, अब हमने चैप्टर 1 जो है ना, चैप्टर 1 से आपको क्वेश्चन दिया है। ये चैप्टर 1 हमारा साइंस का क्या था, मैटर एंड इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से हमने फर्स्ट जो, अब ऐसे हम आपको क्वेश्चन जो है बना के देंगे। ये क्वेश्चन आपको बना के दिया है, व्हाट इज मैटर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर, आंसर दें आप, सोचिए इसको। पदार्थ क्या है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। 2 मिनट अगर आप सोचो इसको, तो आप क्या सोचोगे, क्या लिखें हम मैटर के बारे में, ठीक है। सोचा होगा आपने, इसको सोचा, पॉज करके आप 2 मिनट सोचें इसका मैं आंसर क्या दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब उस क्वेश्चन से उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने वो सोची कि व्हाट इज मैटर बन सकता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बन सकता है। अगर आपका व्हाट इज मैटर तैयार है तो आप ये भी लिख सकते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आपके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ऐसे ही करना है हमने कि एक आपने, अगर आपके पास पैराग्राफ तैयार है तो आप मल्टीपल जो है आंसर्स लिख सकते हैं। प्री में ऐसा नहीं होता। अगर प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत थी, हर एक पॉइंट को आपको फैक्चुअल
नॉलेज पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है मेंस में कि अगर आपको रिलेटेड चीज का आपका आंसर तैयार है तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आपको व्हाट इज मैटर तैयार है तो व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपका तैयार है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि इंटरकन्वर्जन होते हैं सॉलिड से लिक्विड में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या होती है वो। सिमिलर क्वेश्चन क्या आ गया कि इवेपोरेशन क्या होती है, व्हाट इज इवेपोरेशन। तो अगर आपका ये तैयार है तो आपका इवेपोरेशन भी तैयार है, आपका सब्लिमेशन भी तैयार है, आपके सारे क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन से कितनी ज्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो यही सोच है, ऐसे आपने तैयार करने, एक क्वेश्चन तैयार करा आपके मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे हम आपको एक रेफरेंस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पहले क्वेश्चन से हम चलेंगे और साइंस, ऐसे साइंस जो है पूरी 9th और 10th की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करते चलेंगे। तो अब ये क्या था, व्हाट इज मैटर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो पदार्थ क्या है, इनकी विशेषताओं को समझाएं। तो सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन होगी, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एक नंबर आपका पक्का हो गया अगर आपने इतना लिखा है, व्हाट इज मैटर, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, 1 मार्क 1 मार्क, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, कितने का भी आ सकता है, 5 का आ गया। व्हाट इज मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज, जो जगह घेरता है, जो चीज जगह घेरती है उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। उसमें मास है, कुछ सॉलिड में भी मास होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। तो सिंपल डेफिनेशन, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। चीजों को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपको याद रहेगा, जितना आप चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना आप जो है चीजों को भूलते चले जाओगे। तो जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने बात करी ना कि व्हाट इज मैटर आ गया, तो उसमें आप क्या लिखोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब इसमें हमने आधा नंबर और गेन करना है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आप डायग्राम बनाओ, छोटा सा डायग्राम, सेमी डायग्राम्स ना आप प्रिपेयर कर लो। पेपर में क्या होगा, एग्जामिनर जो है विजुअल, कोई भी कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, वो देखना चाहेगा कि आपने कुछ अलग किया, हटके क्या करेंगे हम, हटके हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे आपने ये लिखा सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे लिक्विड और यहाँ पे आप लिखोगे गैस, ठीक है। यहाँ पे बीच में लिख दोगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सिंपल डायग्राम, ठीक है। मैं बता सिंपल चीजें रखनी है। और ये देखो, इससे उसको क्रेडिट भी हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस क्या चीज है, ठीक है। और ये इंटर, हमने एरो का मतलब ये है कि सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड गैस में भी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और करेंगे तो यहाँ पे हम सब्लिमेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये इधर से ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे करके आपने डायग्राम, अपना डायग्राम आप प्रिपेयर करें। ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ऐसे भी कुछ चीजें हम कर सकते हैं, ये आपका पहले तैयार होगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं एग्जाम में जाके सोचूंगा, ये चीजें नहीं होती, एग्जाम में ये चीजें नहीं होती, ये आप पहले से प्लान करके जाओगे। ये क्वेश्चन अगर आपका पहले तैयार होगा तभी आप डायग्राम बना पाओगे, पेपर में जाके आप उस टाइम पे डायग्राम नहीं सोच सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझानी है, ठीक है। आप इसका सुंदर सा डायग्राम क्या बना सकते हो, अगर आप सोचो तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ऐसे ट्राइंग ऐसे बना सकते हो, या इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे, डेंसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या यहाँ पे लिख दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे डेंसिटी, वॉल्यूम, और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी आपके दिमाग में आ रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जो है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई उसकी। तो अब कम वर्ड्स में मैंने समझा दिया आपको कि क्या लिखना है, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कम वर्ड्स में आपको समझाते हैं, यही करना है। एग्जामिनर को जितना इजी करोगे आप पढ़ना, जितना इजी आप सुंदर बनाओगे चीज को, उतना आपको पेपर में उसका रिजल्ट मिलेगा, यही चीज करनी है। तो अब हम आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं प्रॉपरली, ठीक है। इसको आप समझ लेना, इसको आप फिर ऐसे जैसे मैंने बताया टेबल में इसको आप ले आना, फिर ऐसे टेबल में ऐसे डिफरेंट स्टाइल्स में आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पर अगर ज़्यादा लिखना है तो ऐसे बना लो, ठीक है। और क्या स्टाइल हो सकता है, ऐसे बना लो, मास, वॉल्यूम, कि अगर एग्जामिनर के पास कम भी टाइम है तब भी आपकी जो चीज़ है कॉपी वो पढ़ पाए, समझ पाए कि यार ये अच्छा, इनको 5 पॉइंट्स दे दिए, फुल मार्क्स। ऐसे बनते हैं मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स जो है आंसर राइटिंग में चुराने पड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम समझते हैं
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर आ गई मास, ठीक है। तो अब मास होता है, हर मैटर में जो है मास होता है, ठीक है। उसको हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम्स या किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। सेम चीज हमने हिंदी में भी प्रोवाइड करी आपको, द्रव्यमान जो है हर चीज में है, मास होता है। इसको आपने सिंपल वे में लिख लिया कि मैटर में क्या होगा? मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ गया कि उसके पास मास होगा, सिंपल हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट चीज आ गई कि उसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। अगर मास है तो उसकी वॉल्यूम कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सॉलिड जो है एक हार्ड जैसे रॉक है, रॉक की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लिक्विड जो है थोड़ी कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। गैस जो है और जगह ज्यादा फैला होगा पर जगह तो ऑक्यूपाई करेगा ना, ठीक है। तो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गई, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मेजरेबल वॉल्यूम। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी? मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है याद करनी है, समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का हिंदी में मतलब होता है घनत्व, कि उसमें कितना आप समझ सकते हो माल भरा है, ठीक है। डेंसिटी कितनी ज्यादा है उसकी। जैसे अब सॉलिड है, सॉलिड में बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे आपको फोटो में दिखाता हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं, आपको समझाता हूँ डेंसिटी क्या होती है। एक बार आप समझ लोगे आपको क्लियर हो जाएगी डेंसिटी क्या होती है, उसमें कितना माल भरा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। सॉलिड में क्या है कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में और दूर दूर होते हैं। तो क्या होगा? सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? ऑटोमेटिकली ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी और कम, और गैस की डेंसिटी और कम। तो एक आप समझ सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में अगर हम एक एरिया लें, उसमें कितना मटेरियल जो है भरा हुआ है, कितना माल जो है भरा हुआ है, उसको हम कह सकते हैं डेंसिटी। अगर आपको समझना हो इस चीज को, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व क्या है, विच इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि अगर हम 1 मीटर क्यूब का एरिया लें, अब 1 मीटर क्यूब का आपको इमेजिन करना है, तो आप कैसे इमेजिन करोगे? सबसे पहले आप एक ग्राउंड लो, आपको मैं समझाता हूँ। आप ग्राउंड लो, या आप ये देखो, ये जो ग्राउंड है, ठीक है, ये प्ले ग्राउंड मान लो, इसको प्ले ग्राउंड है, ठीक है। प्ले ग्राउंड है 1 मीटर बाय 1 मीटर। आप पहले चलो 1 मीटर, 1 मीटर ऐसे चलो। तो अगर उसका हम एरिया लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वेयर। उस जहाँ पे हम घास काटते हैं, समझ गए? जिस एरिया में हम घास काटेंगे वो एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वेयर। अगर हम उसके अंदर चले जाएंगे 1 मीटर, तो आ जाएगी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी? 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो होती है हमेशा क्यूब में होती है, 1 मीटर क्यूब में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप ऐसे समझो कि उसमें से हम मिट्टी निकालेंगे, तो मिट्टी हमेशा हम वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम जो है 1 मीटर बाय 1 मीटर लेके उसके अंदर से निकालेंगे, तो 1 मीटर क्यूब की आपको मैंने समझा दी। तो मास क्या हो गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी कि कितना उसमें माल भरा हुआ है। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की अगर आपके पास प्ले ग्राउंड है, उसमें कितनी मिट्टी भरी हुई है। सिंपल सी आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ये होगी डेंसिटी, ठीक है। अगर वही पानी का ग्लास होगा, उसके अंदर पानी के ग्लास के अंदर कितना माल भरा हुआ है। अब गैस का वो होगा, बैलून है, उसमें कितना मास जो है भरा हुआ है। हर किसी का मास अलग होगा, तो वो आ जाएगी हमारी, उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, उससे हमारी डेंसिटी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मास वॉल्यूम आपको समझ आ रहा हो कंसेप्ट। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है डेंसिटी क्या होती है, या आपके क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं। मैटर की क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे कि जो आप फील कर सकते हो, कलर है, ऑडोर है, टेस्ट है। ऑडोर क्या होता है? उसकी गंध, उसकी स्मेल। कोई चीज आपको अच्छी स्मेल आती है, किसी की बुरी आती है। टेस्ट है, टेक्सचर है, शेप है, ये अलग अलग हो सकता है। ये उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो उसके अंदर इनहेरेंट होती है, कि उसमें जैसे मान लो कि माचिस है, उसको आग लगाती है, कुछ चीजें जल्दी आग पकड़ती हैं, कुछ चीजें पानी है, पानी जल्दी आग नहीं पकड़ता। वही पेट्रोल है, पेट्रोल कितनी जल्दी आग पकड़ता है। तो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कि उसके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके हिसाब से रिएक्शंस करती हैं चीजें, ठीक है। तो इसको आपने लिखना, रिएक्टिविटी है। हमने ये वर्ड जो है हिंदी में भी लिखे हैं, तभी आपको, अगर आपको हिंदी में इजी लगता है तो हिंदी में आप ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। फ्लेमेबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है। तो एक बार आपको समझना अच्छे से, एक बार प्रिपेयर करना है तो आपको हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिसिटी की एग्जाम्पल दें, जैसे क्लोरीन है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर गैस का क्या है, कैसे सीन होगा? लिक्विड तो हमें समझ आ रहा है, सॉलिड भी। अब ये देखो, अब ये येमन में हुआ था रिसेंटली, जॉर्डन में, ठीक है, जो येमन में जॉर्डन में हुआ था रिसेंटली, कि वहां पे क्लोरीन गैस जो है वो लीक कर गई। क्लोरीन गैस से क्या होता है अगर आपको मैं बताऊं, तो क्लोरीन गैस जो है पानी में डाल के जो है हम
डिसइंफेक्शन करते हैं। तो कई बार क्या है, क्लोरीन जो लिक्विड फॉर्म में भी, गैस को हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी यूज करते हैं, कई बार गैसियस फॉर्म में भी यूज करते हैं, तो कई बार लीक हो जाती है। तो इस क्लोरीन गैस की लीकेज के कारण 12 लोगों की डेथ हो गई। ऐसा होता है। कल परसों लुधियाना में 11 लोगों की डेथ हो गई गैस लीक के कारण। अभी तक वो पता नहीं चला पाया कि गैस क्या है। अब आपको समझ आ रहा है कि गैस की मैटर, मास है गैस में, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई। देखो येलो येलो जो दिख रहा है, हमें जो चीज दिखती नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो है नहीं। अब जैसे आपको ग्रेविटेशन दिखती है, आपको इंफ्रारेड रेज दिखती है, आपको कुछ चीजें दिखती नहीं है, पर वो ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कुछ गैसेज जो है वो दिखती नहीं है। ऑक्सीजन गैस आपको नहीं दिखेगी ऐसे, बट ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है क्लोरीन गैस का स्प्रेड। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैं बता दें कि ये पॉइंट भी हो जाएगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो डायग्राम बना लोगे ना सुंदर सा, जो मैंने आपको बना के दिया था पीछे। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट। वही कि जैसे सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं, गैसेज में और खुले होते हैं। उसी पॉइंट को हम डिफरेंट बना सकते हैं, समझ रहे हो। ये आपकी आर्ट है। इसको अब आपने क्या करा, आपने इसको नोट कर लिया, इस क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया, व्हाट इज मैटर। ये 4 पॉइंट डेफिनेशन एक लाइन में, 4 पॉइंट बॉडी, और लास्ट में आपने एक कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन आपने ऐसा दिया कि वो करंट चीज़ों के साथ रिलेट कर सकते हो आप, तो उससे आपको और वैल्यू पड़ सकती है, ठीक है। जैसे हमने इसमें क्या किया कि जो ये चीज़ है मैटर, अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका लाइफ जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, एवरीडे साइंस हो, उसमें उसकी एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा। इसके साथ हमने इसको कंक्लूड किया, तो आप समझे क्या किया हमने। पहले एवरीडे साइंस की हमने इंपॉर्टेंस समझी, फिर हमने क्या किया, हमने सिलेबस से उसकी इंपॉर्टेंस समझी कि भाई सिलेबस में ये चीज़ है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, और अल्टीमेटली हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। और ऐसे ही हम क्वेश्चन जो है इसके करते जाएंगे, और इस तरीके से व्हाट इज मैटर से लेकर एंड तक जो बायो केमिस्ट्री तीनों चीज़ें जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपका देखा हुआ हो। क्योंकि पेपर में क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है। अगर आपका हाथ बैठा हुआ है तभी आप लिख पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि नया क्वेश्चन आ जाएगा, मैं सोच के लिखूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जितने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो आप तैयार करो, और हम आपको इसी चीज़ में हेल्प करेंगे। हम उनको क्वेश्चन लिखवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट यही है कि पेपर से पहले आपको मोर देन 500 क्वेश्चन जो है लिखवा दें हम। अगर हमें 500 से ऊपर क्वेश्चन लिखवा दिए तो कोई भी क्वेश्चन आए आप पेपर में लिख दोगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो थैंक यू, आपको बहुत, मेरे को लगता है कि अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो लास्ट में 2 लाइनों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।